प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी द्वितीय वर्ष की प्राणीशास्त्र की कक्षा में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हम मैराइन फिशरीज का अध्ययन कर रहे थे, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट में सेकेंड पार्ट के रूप में है। उसका रिमेनिंग पार्ट अभी स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है प्रिंसिपल कैप्चर फिशरीज। प्रिंसिपल कैप्चर फिशरीज में सबसे पहला है हिल्सा फिशरीज। हिल्सा also known as Indian salmon is widely distributed in the Arabian Sea, Persian Gulf, Bay of Bengal. It is essentially a marine fish but is euryhaline and can tolerate wide salinity changes and is capable of adjusting to the estuarine and backwaters. It is very fast swimmer and undertakes long migration in the rivers to reach spawning grounds. Mouse. Hilsa occurs along the migration in the rivers to reach spawning grounds. Hilsa occurs along the west coast of India, on the Saurashtra coast, and the mouth of river Narmada, Tapti, and backwater of Kerala. Along the east coast, Hilsa is distributed on the coast of Bengal, Odisha, Tamil Nadu, Visakhapatnam, and in the brackish water of the Hooghly, and in Chilka Lake, and in fresh water of Brahmaputra, Ganga, Godavari, Krishna, and Kaveri. Hilsa is a plankton feeder and consuming both phyto and zooplankton. There are two peak periods of the breeding, one during the monsoon August to October and other during the winter in the February. The breeder ascends the rivers for spawning and juvenile returns to the river mouth for feeding and growth. Based on the studies conducted by several investigators, the spawning grounds of different populations of the Hilsa in the various rivers are given in a table. हिल्सा फिशरिंग आई रिपीट इट। हिल्सा जो होती है उसको भारतीय सालमन कहा जाता है। यह अरब सागर, पर्शियन गल्फ और बंगाल की खाड़ी में वितरित होती है। समुद्री फिश है, लेकिन ये यूरिहालाइन है, यानी लवणता की लंबी प्यास को सहन कर सकती है और अपने आप को उसमें एडजस्ट करती है। पैक वाटर में भी एडजस्ट कर सकती है। तैराक है, कुशल तैराक है, लंबी नदियों में लंबी दूरियों तक माइग्रेशन कर सकती है। ये एंड्राड्रोमस है। इनके स्पाइनिंग ग्राउंड्स जो होते हैं नदियों में पाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाती है, सौराष्ट्र कोस्ट में, नर्मदा नदी के मुहानों पर, ताप्ती, केरला के बैकवाटर में। ईस्ट कोस्ट पर यानी पूर्वी तट पर हिल्सा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल के तट पर ओडिशा में, तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम में, हुगली के ब्रैकिश वाटर में, चिल्का लेक में, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में भी पाई जाती है। हिल्सा मछली जो होती है वो प्लैंकटन फीडर है, जो प्लैंकटन्स और फाइटोप्लैंकटन्स को खाती है। इसकी जो ब्रीडिंग सीजन है उसके दो पीरियड्स होते हैं, मानसून में अगस्त से अक्टूबर तक और सर्दियों में फरवरी में। इसके जो ब्रीडर्स हैं वो रिवर में ब्रीडिंग के लिए आते हैं, वहाँ स्पॉनिंग करते हैं और जुवेनाइल्स जो होते हैं वो वापस नदी के मोड़ पर लौट जाते हैं, वहाँ ब्रीडिंग करते हैं और ग्रोथ करते हैं। अब इसकी जो स्पॉनिंग ग्राउंड्स हैं हिल्सा के वो अलग अलग नदियों में अलग अलग जगह है। इस प्रकार 6 ब्रीडिंग ग्राउंड जो हिल्सा के बता रखे हैं। पहला हुगली में है, बाग बाजार एंड मिडगाची। रिवर गंगा में लो स्टेचेज यह है सुल्तानगंज एंड भागलपुर। गंगा नदी में है पटना से इलाहाबाद। ब्रह्मपुत्र में नॉर्थ गुवाहाटी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में बिलो एंड लोअर एनिकट्स और चिल्का लेक में माउथ ऑफ रिवर दाया।
दया रिवर के मोहन है। ये जो 6 क्षेत्र है वो हिल्सा के ब्रीडिंग ग्राउंड है। अकॉर्डिंग टू पिल्ले एट एल 1962, every river sector has its own stock of hilsa, excepting the Ganga river system, where at least 2 stocks are present. One is the riverine population and other marine and estuarine. The riverine population remains in freshwater and does not return to sea. However, it may undergo local migration upstream and downstream for spawning and breeding. The other population escapes the river for spawning and then return to the sea. A fish may undertake spawning migration several times during its lifespan. पिल्ले और उनके सहयोगियों के अनुसार 1962 में इन्होंने कहा कि रिवर सिस्टम है, उन रिवर सिस्टम का हिल्सा का कोई स्टॉक प्रत्येक नदी का जो तंत्र है उसमें हिल्सा का अपना स्टॉक पाया जाता है, केवल गंगा नदी को छोड़कर, क्योंकि गंगा नदी में 2 स्टॉक्स पाए जाते हैं। गंगा नदी में 2 स्टॉक में एक तो है रिवराइन पॉपुलेशन जो कि नदी में रहने वाली जनसंख्या है, और दूसरी समुद्र और यूस्चेरी में रहने वाली पॉपुलेशन है। रिवराइन पॉपुलेशन जो होती है वो स्वच्छ जल में रहती है और वो समुद्र की ओर नहीं लौटती है। यद्यपि इट में अंडरगो लोकल माइग्रेशन, इसमें स्थानीय जो है प्रवास पाया जाता है, जिसमें नदी की धारा के साथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पॉनिंग करती है और ब्रीडिंग करती है। जो दूसरी पॉपुलेशन होती है वो नदी में आती है अंडे देने के लिए, और अंडे देने के पश्चात पुनः समुद्र में लौट जाती है। दिस फिश अपडेक स्पॉनिंग माइग्रेशन, इसमें अंडे देने वाला माइग्रेशन पाया जाता है, और ऐसा ये इसके जीवन पर्यंत में कई बार करती है। समुद्र में रहती है, अंडे देने के लिए नदी में आती है और वापस समुद्र में चली जाती है। तो गंगा नदी में 2 स्टॉक हो गए, एक तो रिवराइन और एक यूस्चेराइन और मैराइन। बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फरक्का बैराज on the river Ganga, hilsa used to migrate to Agra in Yamuna and Kanpur in Ganga. However, substantial fishery was available up to Allahabad. Hilsa fishery has always shown fluctuation in river system. It attains peak value in 1960, 65, 68, but the fishery declined afterward as completion of the Farakka barrage in 1972 adversely affected the migration of this fish. गंगा नदी पर फरक्का बैराज बांध के बनने से पहले हिल्सा मछली आगरा, यमुना में आगरा तक और गंगा में कानपुर तक आती थी, लेकिन इस प्रकार ये जो इलाहाबाद तक इसकी फिशरीज की जा सकती थी। हिल्सा फिशरीज जो होती है वो हमेशा फ्लक्चुएशन शो करती है रिवर सिस्टम में। इसकी जो पीक अटेंड की गई है हिल्सा की वो 60, 65 और 68 में की गई है। उसके पश्चात इसकी फिशरी डिक्लाइन हो गई। क्यों डिक्लाइन हो गई? क्योंकि फरक्का बैराज बांध 1972 में बन गया। उस फरक्का बैराज बांध बनने के कारण इसका जो माइग्रेशन है वो प्रभावित हो गया। हाउएवर, healthy trends had been noticed at Allahabad after 1984 and Hilsa fishery is being revived before 1972. The region between Allahabad and Varanasi formed a suitable breeding ground for the Hilsa, but the construction of dam has deprived the fish of its spawning area, leading to the collapse of fisheries, Hilsa, eel and prawn. Similarly, construction of the dam in Krishna, Kaveri and other rivers resulted in sharp decline in the relevant fisheries of हिल्सा। लेकिन इसके पश्चात भी एक स्वस्थ जो है प्रकृति और दिखी गई है। 1984 के बाद में इलाहाबाद जो होता है वहाँ पर हिल्सा फिशरीज जो है रिवाइव्ड हुई है, क्योंकि 1972 से पहले इलाहाबाद और वाराणसी के बीच का एरिया जो है हिल्सा के लिए एक सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। लेकिन बार बार ये डैम बनने से इसका जो स्पैनिंग एरिया है वो घट गया। उसके कारण इसकी जो फिशरीज है वो कोलैप्स होगी। इसी तरह से ईल की भी कोलैप्स हुई है और प्राण की भी। कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं उन नदियों में भी छोटे छोटे डैम बन जाने के कारण हिल्सा की जो फिशरीज है वो शार्पली डिक्लाइन हुई है।
Hilsa form a regular and important fisheries of the Chilka Lake and lower stretches of all the major rivers such as Ganga, the Brahmaputra, Mahanadi, the Godavari, the Krishna, the Kaveri, and the Narmada and the Padma. The fishing activities varies from region to region. Fishing gear used to differ from place to place. Generally, gill nets, clap nets, cast nets, drag nets, deep nets are used. Fixed bag nets, traps are also employed. There is an urgent need to receive the lucrative Hilsa fisheries in river by restocking them with young ones and construction of the hatcheries to provide fry and fingerlings by artificial breeding. हिल्सा नियमित और महत्वपूर्ण फिशरी बनी है चिल्का नदी के लिए। इसके लोअर जो स्ट्रेचेज है सभी मेजर नदियाँ, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और पद्मा है, वहाँ पर क्षेत्र तो क्षेत्र इसकी जो फिशिंग है वो वेरी करती है। फिशिंग के लिए जो गियर्स काम में लाए जाते हैं या जो नेट काम में लाए जाते हैं वो है गिल नेट, क्लैम्प नेट, कास्ट नेट, ड्रैग नेट, डिप नेट, फिक्स बैग नेट और ट्रैप्स भी काम में लाए जाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिल्सा की जो फिशरीज़ है उसको रिवाइव किया जाए और रिवाइव या रीस्टॉकिंग किया जाए। इसके लिए इसके यंग वंस को और हैचरीज़ का निर्माण किया जाए जो फ्राइज और फिंगरलिंग्स को कृत्रिम तरीकों से तैयार करके वापस इसको छोड़ा जाए। हिल्सा फिशरीज़ के बाद में दूसरी हमारे पास है सार्डिन फिशरीज़। सार्डिन फिश, sardine belong to the family Clupidae and constitute the most important fisheries, forming about 30% of the total marine catch. The oil sardine, Sardinella longiceps, is commercially most important species. Others are rainbow sardines, Desumeiria species, Anchovies, Thrysocles, white sardine, Kovala. 9 other species of the sardine supports the commercial fishery along the west coast and southeast coast of India. Of this, sardine longiceps, sardine gibbosa, sardine albula, sardine fimbriata moves in large soils consisting of a large number of fishes of the same species, of the same age and size and moving at the same speed. The soils of the oil sardines are 2 to 25 meter long and 1 to 20 meter broad, roughly pointed in front, moving at a speed of 5 km per hour. The oil sardines are abundantly found along the west coast of India. सार्डिन मछली जो है क्लूपिडी फैमिली के अंतर्गत आती है एंड मैराइन मछलियों में, समुद्री मछलियों की फिशरीज़ के 30% भाग का निर्माण करती है। ऑयल सार्डिन जो होती है वो सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स है, ये व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरी सार्डिन्स जो है डेस्यूमेरा स्पीसीज है, आर्कोवीज में थ्रीसोक्लेस है और सार्डिन कोवाला कहलाती है, वाइट सार्डिन कहलाती है। इसके अलावा सार्डिन की 9 अन्य प्रजातियां हैं जो व्यापारिक फिशरीज़ को अवलंबन या सपोर्ट प्रदान करती है और ये वेस्ट कोस्ट और साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे पाई जाती है। इन 9 प्रजातियों में या 9 जातियों में सार्डिन लॉन्गिसेप्स, सार्डिन गिब्बोसा, सार्डिन एल्बुला, सार्डिन फिम्ब्रिएटा जो है मुख्यतः है। ये बड़े बड़े सोइल्स में चलती है। इसका जो सोइल्स होता है वो इसी सेम स्पीसीज़ का होता है, उसी स्पीसीज़ के उसी आयु वर्ग का और उसी आकार के सदस्यों का होता है और उसी सेम स्पीड से ये चलते हैं। ऑयल सार्डिन के जो सोइल्स होते हैं वो 2 से 25 मीटर लंबाई से लेकर से 1 से 20 मीटर तक चौड़े होते हैं। ये रफली पॉइंटेड इन फ्रंट, आगे से पॉइंटेड होते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं। ऑयल सार्डिन्स जो है अबंडेंटली फाउंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का पश्चिमी किनारा है उस पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ऑयल सार्डिन
Sardine longiceps is highly valuable due to its food value and use in industries. It is a plankton feeder consuming phytoplankton, has a special liking for the diatom Fragillaria oceanica, and the fish also feed on the copypods, dinoflagellates, larvae of the prawns, eggs, blue-green algae along with the detritus. The fish becomes mature at the age of 1 year and grow very fast, attaining a length of 15 to 16 centimeter. It is spawned only once in lifetime, which is at the 2 to 3 years. Spawning season is June-October, but maximum activity is seen during August and September, and fecundity varies 38,000 to 80,000 ओवा। ऑयल सार्डिन के रूप में सार्डिन लॉन्गिसेप्स को जाना जाता है और ये बहुत ही मूल्यवान मछली है जिसको भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और उद्योगों में भी काम आती है। ये प्लैंक्टन्स खाती है, मुख्यतः फाइटोप्लैंक्टन्स को ये ज़्यादा पसंद करती है। उसमें भी फाइटोप्लैंक्टन के अलावा डायटम खाती है, जो डायटम का नाम है फ्रेजिलेरिया ओशियनिका। फ्रेजिलेरिया ओशियनिका जो है सार्डिन लॉन्गिसेप्स का पसंदीदा डायटम्स है। ये कॉपीपोड को खाती है, डाइनोफ्लैजेलेट्स को खाती है, प्राण के लार्वों को, अंडों को, ब्लू ग्रीन एल्गी को और डेट्रिटस सबको खा जाती है। 1 साल की आयु प्राप्त करने पर यह परिपक्व होती है। बहुत जल्दी से फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है। प्रति वर्ष 15 से 16 सेंटीमीटर की जो है लंबाई को यह प्राप्त कर लेती है। जीवन में केवल 1 बार अंडे देती है, 2 से 3 साल में। अंडे देने का टाइम इसका जून से अक्टूबर का है और इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी जो होती है अगस्त से सितंबर में होती है। और इसकी जो फेकंडिटी है, अंडे देने की क्षमता, वो है 38,000 से लेकर 80,000 तक अंडे देती है। फिशिंग सीजन commences after the monsoon extending up to March, but the peak period is September to December. Fisheries of the oil sardine shows considerable fluctuation, which may be due to the indiscriminated fishing of brood fishes during spawning season, surface temperature, food storage, overexploitation. Kerala provides the maximum share of the fisheries oil sardines, followed by Karnataka. Fishing is done by the boats seine, gillnet, cast nets, or seine and purse net. Rampani nets most commonly used. इसका सार्डिन का फिश सीजन जो होता है वो मानसून से प्रारंभ होता है और मार्च तक चलता है, लेकिन इसका जो पीक पीरियड है वो सितंबर से दिसंबर तक का होता है। सार्डिन जो होता है इस पीरियड्स में पर्याप्त विदलन शो करती है, क्योंकि इसकी जो फिशिंग होती है, ब्रूड की फिशिंग, वो इनडिस्क्रिमिनेट होती है। स्पॉनिंग सीजन में सतह का तापक्रम, फूड का जमा होना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी कारक है जो इसकी स्पॉनिंग को प्रभावित करते हैं। केरल जो होता है, केरल स्टेट, वो सार्डिन या ऑयल सार्डिन फिशरीज़ का जो है मैक्सिमम शेयर करता है फिशिंग में। केरल के बाद स्थान आता है कर्नाटका का। केरल और कर्नाटका में सार्डिन की जो फिशिंग से होती है वो बोट सीन के द्वारा की जाती है, जिसमें गिल नेट, कास्ट नेट, सोरसीन एंड पर्स नेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रामपानी नेट जो है वह सबसे कॉमन है। ऑयल सार्डिन इज़ वेल्यूएबल फूड fish but get spoiled quickly. A good amount of the catch is consumed in fresh condition using ice to preserve the fish and the fast means of the transport. However, a large portion is cured with salt and dried in sun. The fish has a high oil content which is extracted for use in leather, jute, soap industries. The crude oil is also used as a preservative for boats. The residue left after oil extraction is used as manure in tea, coffee, sugarcane, tobacco fields. Fish meals prepared for the fish after oil extraction is used as a bread for cattle. जो ऑयल सार्डिन है वह मूल्यवान मछली है
लेकिन ये जल्दी ख़राब हो जाती है। गुड अमाउंट ऑफ द कैच, एक अच्छी मात्रा में जब फिशरी पकड़ दी जाती है तो उसका कंजप्शन भी फटाफट होना चाहिए, फ्रेश कंडीशन में उसका कंजप्शन हो जाना चाहिए। या फिर आइस में इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रयोग में लाए। हाउएवर इसका जो लार पोर्शन जो होता है वो नमक लगा करके सूर्य के प्रकाश में सुखाने में किया जाता है। इस फिश में, सार्डिन में तेल की मात्रा अधिक होती है। तेल को निकाल दिया जाता है और इस निकले हुए तेल को लेदर, जूट और साबुन की जो उद्योग होते हैं उसमें काम में लाया जाता है। इसका जो क्रूड ऑयल होता है वो नावों पर प्रिजर्वेटिव रक्षक के रूप में प्रयोग में किया लाया जाता है। जो इस मछली के रेजिड्यू बचते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद में, वो रेजिड्यूज चाय, कॉफ़ी, गन्ने और तंबाकू के खेतों में खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अवशेषों को फिश मिल के रूप में उपयोग किया जाता है ऑयल निकाल देने के बाद में, और पशुओं को भी खिलाया जाता है, कैटल्स को भी। Some species of the sardine such as sardine fimbriata, sardine albella, sardine dangi, kovala as Dussumeira do not grow more than to 12 centimeter and are called laser sardines. They are caught in large numbers along the coast of Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh and constitute 8 to 9% of the total marine catch, and they are either consumed fresh or sun-dried and sold in market, forming the cheapest fish for the poor. सार्डिन की कुछ स्पीसीज जैसे सार्डिन फिम्ब्रिएटा, सार्डिन एल्बेला, सार्डिन डांगी, सार्डिन कोवाला और डेसुमेराला जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होती है। इनको लेज़र सार्डिन्स कहा जाता है, छोटे आकार की सार्डिन्स। इनको बड़ी संख्या में केरला के तट से पकड़ा जाता है। केरला, तमिलनाडु और आंध्रा के तटों से इनको पकड़ा जाता है, जो लगभग टोटल मेराइन कैच है उसका 8 से 9% भाग का निर्माण करती है। फिर इनके फ्रेश कंज्यूम किया जाता है या फिर सूर्य के प्रकाश में सूखा दिया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, जहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए चीपेस्ट भोजन का स्रोत बनती है। अब आती है मैकेरल फिशरीज। मैकेरल फिशरीज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्पीसीज रेस्टिलिजर कैनागुर्टा स्कॉम्ब्रिडी of the west coast of India and stand next in the importance after the oil sardine and constitutes 15 to 18% of the total marine catch. Another species, Rastiliger branchiosoma, is found along the Andaman coast and constitute only a small part of the total fisheries. More than 90% of the mackerel fisheries comes from the west coast and only a small part, 5 to 10%, comes from the मंडापम, मद्रास एंड विशाखापट्टनम ऑफ द ईस्ट कोस्ट। मैकेरल जो फिशरी है उसमें एक ही प्रजाति मुख्य है, वो है रेस्टिलिजर कैनागुरियन, रेस्टिलिजर कैनागुर्टा। ये स्क्रॉम्ब्रिडी फैमिली में आती है और भारत के पश्चिमी तट से पकड़ी जाती है। ऑयल सार्डिन के पश्चात इसकी सबसे ज़्यादा फिशिंग होती है। जो टोटल समुद्री मछलियों की पकड़ाव है या मेराइन कैच है उसका 15 से 18% बनाती है। रेस्टिलिजर कैनागुर्टा के अलावा दूसरी जो स्पीसीज है वह रेस्टिलिजर ब्रैंकियोसोमा है। यह अंडमान कोस्ट पर पाई जाती है और टोटल फिशरीज कैच के बहुत छोटे से भाग का निर्माण करती है। 90% मैकेरल फिशरीज जो है पश्चिमी तट से की जाती है। केवल 5 से 10% जो फिशरीज होती है वो मंडापम, मद्रास और विशाखापट्टनम के पूर्वी तटों से की जाती है। इंडियन मैकेरल जो होती है वो जू प्लैंक्टन और फाइको प्लैंक्टन्स को खाती है। ये सतह पर आकर भोजन ग्रहण करने वाली है और इसकी ज़िंदगी में 2 पीक पीरियड्स पाए जाते हैं फीडिंग में। एक तो अक्टूबर से दिसंबर में, दूसरा मार्च से अप्रैल में।
पहले साल में ये 10 सेंटीमीटर का आकार प्राप्त करती है, दूसरे वर्ष के अंत में 18 सेंटीमीटर का, और लास्ट में ये 25 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है। मैकेरल के सोइल्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और जो रिच प्लैंक्टन्स होते हैं उसकी ओर ये आकर्षित होती हैं इनशोर वाटर में मानसून के बाद में। ये फिश नदियों के मुहानों या मोहों तक जाती है, यूस्चरीज में, और बैक वाटर में भी जाती है। इसका जो फिशिंग सीजन है वो अक्टूबर से फरवरी तक का है, और इसको पकड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली बोट सींग्स है, ड्रैग नेट्स है, गिल नेट्स है, ड्रिप नेट है और कास्ट नेट्स काम में लाई जाती है। 2 साल में मैकेरल जो आती है वयस्क अवस्था प्राप्त करती है, फिर अंडे देने के लिए चली जाती है। स्पॉनिंग सीजन अंडे देने का इसका मार्च से सितंबर तक का होता है, लेकिन अंडे देने का जो पीक टाइम है वो जून से अगस्त का है वेस्ट कोस्ट पे, लेकिन ईस्ट कोस्ट और अंडमान में यह अक्टूबर और अप्रैल में अंडे देती है। मैकेरल की जो फिशरीज होती है उसमें भी प्रतिवर्ष और परिसर के अनुसार फ्लक्चुएशंस पाए जाते हैं। 2 से 18% टोटल मेराइन कैच का यह भाग बनाती है मैकेरल, और एक साइकिल चलती है इसकी अबंडेंस एंड डिक्लाइन की, विच में भी ड्यू टू द लेट मानसून के लेट आने के कारण इसको अधिक पकड़ने और कम मिलने की साइकिल चलती है। हाइड्रोबायोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन ऑफ द प्लैंक्टन, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द ऑयल सार्डिन्स, फिश कंज्यूम द सेव फूड, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो मैकेरल फिशरीज को प्रभावित करते हैं। मानसून का लेट आना, हाइड्रोबायोलॉजिकल चेंजेज, प्लैंक्टन के उत्पादन, और सार्डिन्स की जो है संख्या है, क्योंकि सार्डिन का और इसका भोजन कॉमन है, इसलिए सार्डिन यदि कोई तो भोजन दिखा जाएगी तो वो मैकेरल की फिशिंग को प्रभावित करती है। मैकेरल केज जो होता है वो फ्रेश काम में लाया जाता है लोकल मार्केट बम्बई में, और लार्ज पार्ट जो होता है इसका वो कर्ल्ड होता है, सन ड्राइड होता है, पिकल्ड होता है, स्मोक्ड फॉर द प्रिजर्वेशन। इसका जो बड़ा पार्ट है उसकी कड़ी बनाई जाती है, फिश करी, सूरज में सुखाई जाती है, अचार बनाया जाता है, स्मोक्ड करके इसको प्रिजर्वेशन की जाती है। ड्यूरिंग ग्लुट दिस फिश इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिश मील, गुआनो एंड मैन्योर। जो है गुआनो और मैन्योर जो है फिश मील के रूप में काम में लाई जाती है, और उससे गुआनो और नाम का मैन्योर बनता है। अब आते हैं बॉम्बे डक फिशरीज। बॉम्बे डक फिशरी जो होती है वो मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र तक ही सीमित है। इसमें एक ही स्पीसीज आती है, और ये स्पीसीज कहलाती है हार्पोडोन नेरेंसियस, जो हार्पोडोंटिडी फैमिली में आती है। यह मछली लंबे शरीर वाली होती है, जो 30 सेंटीमीटर तक लंबी, कोमल, जेलेटिनस अपीयरेंस में और ग्रे वाइट कलर की होती है। इसका सिर बड़ा होता है, प्रोमिनेंट लोअर जा होता है, जिस पर एक पॉइंटेड कर्व्ड टीथ पाया जाता है। एक ट्राइलोब्ड कॉर्डल फिन होता है जिसमें 3 लोब पाई जाती है। ये वोरेशियस है, कार्निवोरस फिश है, मांसाहारी प्रवृत्ति की होती है, प्रांस को, क्रस्टेशियंस को, मछलियों को खाती है। बॉम्बे डक जो है अपेक्षाकृत यूरिहेलाइन है, लवणता की बड़ी प्रेशर को सहन कर सकती है। यह 20 सेंटीमीटर की लंबाई की होने पर परिपक्व होती है, पूरे वर्ष पर्यंत अंडे देती है। 2 पीक आवर्स इसके स्पॉनिंग में पाए जाते हैं, अप्रैल से जुलाई और नवंबर से दिसंबर। इसकी जो फिकंडिटी है वो 14,500 से लेकर 1,46,000 हुआ है, और प्रत्येक फिश की जो ब्रीड होती है वो 1 ईयर्स के लिए होती है, ओनली 1 ईयर। बॉम्बे डक फिशरी जो होती है टोटल मैराइन कैच का 10% बनाती है। 98% इसका पश्चिमी तट से आता है, केवल 2% वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पूर्वी तटों से आता है। इसका फिशरी सीज़न जो है सितंबर से जनवरी तक होता है, और इसका में जो गियर्स जो यूज़ किए जाते हैं उसमें बैग नेट्स, डॉल जिसे कहते हैं, गिल नेट, बोट सीन, फिक्स बैग नेट, बहुदी जाल। द फिश गेट स्पॉइल्ड क्विकली, ये जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है,
इसलिए 20% जो कैच होता है उसको फ्रेश यूज़ में किया जाता है। रिमेनिंग 80% को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है। लटका कर जो ओपन रोप्स होती हैं, लंबी लंबी रस्सियों पर इसको लटका दिया जाता है। लोअर जाज ऑफ द टू फिश लॉक टुगेदर, जो जबड़ा है, निचला जबड़ा, दो मछलियों के निचले जबड़े को लॉक करके इनको सूखा दिया जाता है। नेक्स्ट आती है रिबन फिशरीज। Ribbon fish fisheries extend along the coast of India, forming 5% of the total marine catch. समुद्री मछली पकड़ाव का 5% भाग का निर्माण करती है वो संपूर्ण भारत के तटों पर। मैक्सिमम फिशरीज इज अवेलेबल अलोंग द केरला कोस्ट फॉलोड बाय तमिलनाडु। अधिकतम जो है केरल में, उसके बाद में तमिलनाडु में पकड़ी जाती है। इसको पकड़ने के दूसरे केंद्र के हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मुंबई। रिबन फिश जो पतली होती है, धागे के समान होती है, सिल्वर कलर की होती है, इसको हेयर टेल्स भी कहा जाता है। इसकी कॉमन जो रिबन फिशेस है वो ट्राइक्यूरस हुमनेला है, ट्राइक्यूरस होमेला, ट्राइक्यूरस लेप्टूरस, ट्राइक्यूरस सेवेला, ट्राइक्यूरस इंटरमीडियस, ट्राइक्यूरस मटिकस, family Trichiuridae. 2 Eucerian species, Trichuris giganticus and Trichuris punctuli, have also been recorded, and they are predaceous and carnivorous. शिकारी है, मांसाहारी है, मछलियों और प्रॉन को खाती है, और यंग वंस जो होते हैं वो कॉपीपोड्स, क्रस्टेशिया के लार्वे को, प्रांस को और फिश को खाते हैं। ट्राइक्यूरस हाउमेला। रिबन फिश जो होती है वो 15 से 80 सेंटीमीटर लंबी होती है। जब 30 सेंटीमीटर की होती है तब इसमें मैच्योरिटी या परिपक्वता आती है। ट्राइक्यूरस इंटरमीडियस जो होती है 43 से 48 सेंटीमीटर के होने पर परिपक्वता आती है। ये गहरे पानी में चली जाती है अंडे देने के लिए, और इसमें 2 बार प्रतिवर्ष 2 बार स्पॉनिंग होती है। स्पॉनिंग पीरियड मई से जून में होता है और नवंबर में होता है। ट्राइक्यूरस हाउमेला जो होती है उसकी फिकंडिटी 4000 से 16000 ओवा है। यह फिश की लेंथ पे डिपेंड करती है। फिशिंग सीजन जुलाई से अप्रैल है। इसके बड़े बड़े सोयल्स पाए जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो सोयर्स होता है, फिशिंग इज़ डन बाय बैग नेट्स, बोट नेट्स, सोर्सिन्स, गिल नेट्स के द्वारा फिशिंग की जाती है। इसका जो द्वारा पकड़ी गई हुई मछलियों का एक बड़ा भाग जो आता है ताज़ा मार्केट में बेचा जाता है लोकल कंजम्पशन के लिए, स्थानीय स्तर पर उपभोग के लिए। बाकी बची उसको सूखे में सूरज के प्रकाश में सुखा दिया जाता है, और इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है श्रीलंका और मलेशिया में रिबन फिश का। अब आती है ईल फिशरीज। These are snake-like fishes and form a small percentage of the total marine catch. 3 species of the commercially important Murenisox talabonoides, Murenisox talabonoides, Murenisox cinereus, and Angula bengalensis. The eels are carnivorous bottom feeders and feed on the fish and prawns. Eel attain maturity to 120-125 cm in length and span twice a year, April to May and September. Eggs develop into leptocephalus larvae, which change to elvers. And these species do not show long migration, and the eggs and larvae are found along the coast. Fishing is done by long lines traverse. Bagnet dolls eels have high protein content and are important for food assets. They are sold fresh in market and processed pieces exported to East Asian countries. जो ईल फिशरीज होती है, ईल मछली सांप के समान होती है। ये जो मैराइन कैच है उसका बहुत छोटा सा भाग का निर्माण करती है। व्यापारिक इसका बहुत महत्व है। मोरेनिसॉक्स एंड टेलेबोनोइडिस, मोरेनिसॉक्स और सिनेरियस एंगुला बेंगालेंसिस जो है ईल मछलियाँ हैं जो ईल फिशरीज़ में पकड़ी जाती है।
ये मांसाहारी प्रकृति की होती है। ये पेंड में रह कर के खाती है, बॉटम फीडर है, मछलियों और प्रांस को खाती है। 120 से 125 सेंटीमीटर के होने पर इसमें परिपक्वता आती है। वर्ष में 2 बार अंडे देती है, अप्रैल से मई में और सितंबर में। अंडों से लेप्टोसिफलस लार्वा निकलते हैं। ये लेप्टोसिफलस लार्वा बाद में इल्वर्स में चेंज हो जाते हैं और ये स्पीशीज जो है लंबा माइग्रेशन शो नहीं करती है। ये इसके जो लार्वे होते हैं तट के साथ साथ पाए जाते हैं। फिशिंग्स जो है लॉन्ग लाइन्स, टावल्स, बैक नेट के द्वारा की जाती है। ईल का जो मांस होता है उसमें प्रोटीन के कंटेंट की मात्रा अधिक होती है और प्रोटीन कंटेंट की मात्रा अधिक होती है इसलिए इसकी फूड वैल्यू भी अधिक होती है। मार्केट में इसको ताज़ा ही बेचा जाता है और इसके टुकड़ों को प्रोसेस फूड के रूप में एशियन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब है पॉम्फ्रेट फिशरीज। पॉम्फ्रेट जो है एन इम्पोर्टेंट फिशरीज ऑफ द गुजरात एंड महाराष्ट्र कोस्ट। दे आर हाईली वैल्यूड ड्यू टू द एक्सीलेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस बाय द कंज्यूमर्स ऑफ द मुंबई। दीज स्पीशीज आर कॉमन पैम्पस अर्जेंटियस सिल्वर पॉम्फ्रेट, Pampas chinensis white pomfret, Parastromateus niger black pomfret. The fish has an oval, short, laterally compressed body with a small mouth. Adult fish feeds on crustaceans, small fishes and polychaete larvae, while the young ones are plankton feeder. Spawning season differ in different regions. The fish spawn between October-December along the Mumbai coast, between the February and August along the Gujarat coast. Annual yield about 41,000 tons per year. Between 1983 and 1987, fishing is done by seine nets, and the fish are sold fresh in market during peak season. A small part of the catch is frozen and sold later. पॉम्फ्रेट जो होती है वो गुजरात और महाराष्ट्र में की जाने वाली इम्पोर्टेंट फिशरीज है। इसकी जो है वैल्यू इसके अच्छे स्वाद के कारण होती है और मुंबई में इसके कंज्यूमर्स अधिक हैं। इसमें आने वाली मुख्य मछलियों में पैम्पस अर्जेंटियस सिल्वर पॉम्फ्रेट है, पैम्पस चाइनेंसिस वाइट पॉम्फ्रेट कहलाती है और पैरास्टोमेटियस नाइजर जो है ब्लैक पॉम्फ्रेट कहलाती है। ये मछली गोल, छोटी, पार्श्व से संपीड़ित और छोटे मुंह वाली होती है। क्रस्टेशिया के लार्वों, छोटी मछलियों और पॉलीकेट लार्वों को ये खाती है और प्लैंकटन फीडर्स है। जब युवा होती है तो प्लैंकटन की वजह से इसकी स्पाउनिंग जो होती है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर में तो बम्बई में होती है और फरवरी से अगस्त में गुजरात में इसकी स्पाउनिंग होती है। इसकी जो प्रतिवर्ष यील्ड है वो 41,000 टन प्रतिवर्ष है, जो 83-84 का आकलन है। सी नेट्स के द्वारा इसकी फिशिंग की जाती है, मार्केट में ताज़ा ही बेची जाती है और जब इसका पीक सीजन होता है तो छोटे से भाग को फ्रोजन करके और से बेचा जाता है। इसकी जो कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट व्यापारिक महत्व की पॉलिनेमियस इंडिकस, पॉलिनेमियस माइक्रोस्टोमा, पॉलिनेमियस पैराडाइसियस, पॉलिनेमस हैप्टोडैक्टाइलस, एलिथुरोनेमा टेट्राडैक्टाइलम जो है इसकी व्यापारिक महत्व वाली मछलियाँ हैं। दिस स्पीसीज आर कॉल्ड थ्रेड फिन्स एंड आर इन ए ग्रेट डिमांड बीइंग टेस्टी एंड डिलीशियस ब्रिंगिंग गुड वैल्यू लाइक द पॉम्फ्रेट्स। इनकी भी जो है पॉम्फ्रेट के समान अधिक डिमांड रहती है। प्लैंकटन्स को खाती है, लेकिन जब वयस्क होती है तो ये मांसाहारी हो जाती है और प्रीडेटरी हो जाती है। इसकी स्पाउनिंग जो होती है वर्ष पर्यंत होती है। पॉलिनेमियस इंडिकस में 2 पीक पीरियड्स पाए जाते हैं स्पाउनिंग के लिए, अप्रैल से जून और अक्टूबर में और दिसंबर में। इसका एवरेज कैच जो होता है 10,000 टन्स पर ईयर होता है। इसका जो लार्ज पार्ट होता है वो ताज़ा ही मार्केट में बेचा जाता है और बाकी शेष रहेगा सन ड्राइड के रूप में। सोल फिश फिशरी। सोल फिश फिशरी जो होती है ये फ्लैट फिशेस की होती है। द फ्लैट फिशेस फॉर्म एन इम्पोर्टेंट फिशरी बिटवीन द साउथ
Karnataka and Kerala coast, the body is dorsoventrally flattened and symmetrical, with both the eyes on the one side, which is colored, other side is blind and pale white. They are bottom living fish occurring all along the coast of India. Major species are Cetodes, Cynologus, Solia, Pseudorhombus, Parapel bushia. Of this, Cynoglossus semifasciatus form an important fisheries Kerala, and this species spawns once in the year during the October to May. जो फ्लैट फिशेस होती है वो इम्पोर्टेंट फिशरीज होती है दक्षिणी कर्नाटका और केरला कोस्ट में के तटों पर। इसका जो शरीर होता है पृष्ठाधरीय चपटा होता है, असममित होती है, दोनों आंखें एक ही दिशा में स्थित होती है, ये कलर्ड होती है, कुछ ब्लाइंड्स भी होती है और पीले सफ़ेद रंग की होती है। पैंदे में रहती है यह मछली और पूरे के पूरे भारतवर्ष के तट पर पाई जाती है। मेजर जो स्पीसीज है उसमें सेटोडेस, साइनोग्लोसस, सोलिया, सूडोरोम्बस एंड पैरापेल बुशिया। साइनोग्लोसस सेमीफेसिएटस इम्पोर्टेंट मछली जो केरला में पाई जाती है, वर्ष में एक बार अंडे देती है, अक्टूबर और मई में। साइनोग्लोसस सेमीफेसिएटस जो होती है ये लगभग 17 सेंटीमीटर के आकार को ग्रहण करती है, सोयल्स में गमन करती है। इसकी जो फिशिंग होती है मानसून के अंत में प्रारंभ होती है और अक्टूबर से नवंबर तक चलती है। इसका पीक अगस्त से सितंबर में आता है। कास्ट नेट, बोट सीन्स और शोर नेट्स के माध्यम से, ड्रैग नेट्स के माध्यम से इनकी फिशिंग की जाती है। इसकी कड़ी बनाई जाती है, सूरज में सुखाई जाती है एंड लो इन कोर में इसके कंज्यूम की जाती है। एक भाग जो इसका पकड़ा जाता है वो खाद बनाने के काम में आता है। अब आती है कैट फिश फिशरीज। कैट फिश फिशरीज जो होती है वो मैराइन कैट फिश का इम्पोर्टेंट फिशरीज है इंडियन कोस्ट पे। इसका उनको 83-84 में 52,000 टन प्रति वर्ष के हिसाब से इसको पकड़ी गई थी। ये 70% टोटल कैच बनाती है वेस्ट कोस्ट का और रेस्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट। कॉमन जो स्पीसीज है इसकी है प्लोटोसस कैनियस, प्लोटोसस एंगुलरिस, टेकीसुरस सोना, टेकीसुरस मैक्यूलेटस, टेकीसुरस जेलो। कैटफिशेस आर द कैटफिशेस जो होती है वो मांसाहारी होती है, वर्ष में एक बार अंडे देती है। इसका स्पाउनिंग सीजन लंबा चलता है। ट्रैवल्स, पर्च सीन, बोट सीन, लार्ज पार्ट के द्वारा इसको पकड़ा जाता है। सीधे इसका मांस को खाया जाता है, नमक लगा करके और सूखा करके श्रीलंका और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। शार्क एंड रे फिशरीज। Shark and ray skates constitute the important fishery along the west and east coast of India, forming 5 to 7% of total marine catch. Important species are Scoliodon, Carcharinus, Spirna, Trigon, Etobatus, Pristis, Rhinobatus. Maximum each catch is from Tamil Nadu, and the gear used are the gill nets, dip nets, walnuts, seine and long lines with hooks. Only a small part of the catch is used as food, and the bulk is utilized for manufacture of the liver oil, fish meal, guano. The skin is used in leather industry, and sagrine fins are exported to China, where they are used for preparation of fin soup. Curd and sun-dried sharks are exported to Sri Lanka. अब आती है शार्क और रे फिशरीज। शार्क्स, रेज और स्केट्स जो होती है ये इस फिशरीज़ का महत्वपूर्ण भाग निकालती है, जो पश्चिमी और पूर्वी भारत के तट है वहाँ से इनको पकड़ी जाती है। मैरीन केज के 5 से 7% का निर्माण करती है। इनमें जो मुख्य मछलियाँ हैं वो स्कोलोडॉन, कारकैरिनस, स्पिरना, ट्राइगॉन, एटोबेटस, प्रिस्टिस, राइनोडॉन, और ये जो है सबसे अधिक तमिलनाडु में पकड़ी जाती है। पकड़ने के लिए गिल नेट्स, ड्रिप नेट्स और वाल नेट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में सीन्स एंड लॉन्ग लाइंस, हुक्स का भी प्रयोग किया जाता है। ये जो छोटा सा भाग इन मछलियों का वो खाने के लिए काम में लाया जाता है, फूड के रूप में।
लेकिन बल्क वाला जो भाग होता है, उस बल्क वाले भाग के लीवर से ऑयल निकाला जाता है। फिश मिल्क गुएनो बनाने के लिए काम में लाई जाती है। इसकी स्किन जो होती है वो लेदर इंडस्ट्रीज में सैग्रीन के रूप में काम में लाई जाती है। जो फिन्स जो होता है वो चाइना को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वहाँ पर इसको फिन सूप बना करके खाए जाते हैं। जो कार्ड और सन ड्राइड शार्क मछलियाँ होती है उनको श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया जाता है। क्रस्टेशियन फिशरीज, ये हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक में कवर करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो गया है पहले ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।